दो मुद्दे हैं। बिजली के मसले पे सौरभ भाई ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आज भी वो आपको ब्रीफ करेंगे। और उसके अलावा हिंदू अखबार में खबर छपी है कि किस तरीके से दिल्ली रेप कैपिटल हो गई है। आज सुबह का अखबार अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप सब लोगों को बड़ी हैरानी होगी किस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस में होड़ मची हुई है और अंदर अंदर घबराहट भी है। कोई कह रहा है कि हमारी वजह से ऑडिट हुआ है कैग का, कोई कह रहा है सीबीआई की जांच होनी चाहिए। लेकिन जब हमने सबसे पहले इस मसले को उठाया था तब ये सारे लोग किस तरीके से आम आदमी पार्टी, हमारी सरकार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का मजाक उड़ा रहे थे, सबको पता है। उनके बड़े नेता जो भी कुछ दिनों पहले ही बड़े हुए, पीयूष गोयल साहब जो मंत्री बने, उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि 8 साल से पहले के रिकॉर्ड ही अवेलेबल नहीं है तो ऑडिट कैसे हो सकती है। मुझे ये भी ध्यान पड़ता है किस तरीके से लोगों को, दिल्ली के लोगों को गुमराह किया गया था और कहा गया था कि हाई कोर्ट ने स्टे लगा रखा है, इसलिए बिजली कंपनियों का ऑडिट नहीं हो सकता, कैग ऑडिट नहीं कर सकती है। हमारी सरकार थी, हमने 49 दिनों के अंदर ऑडिट के आदेश दिए थे। हमारी सरकार के इस्तीफा देने के बाद लंबे समय तक लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का शासन था और उस दौरान ऑडिट के मसले पर एक भी कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि हाईकोर्ट तक ने इस बारे में शिकायत दर्ज कराई थी कि उस वक्त की जो अधिकारी थे जिनकी जिम्मेदारी थी, गवर्नर शासन था, कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं कैग के साथ, फाइल्स नहीं पहुंचाई जा रही। और कुछ वो लोग जिनको दिल्ली मीटरमैन के नाम से जानती है, वो लोग जो इन कंपनियों के कॉन्ट्रैक्टर्स थे, ठेकेदार थे, जिन्होंने करोड़ों रुपए बनाए, आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। वो ये नहीं कहते इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए, कह रहे हैं कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर सीबीआई जांच करेगी तो उनकी सरकार केंद्र के अंदर है, इसलिए उनको बचाने का काम किया जाएगा। मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि इस पूरे मामले में बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट अभी सामने आ रही है अखबारों के जरिए, उसमें बीजेपी, कांग्रेस, इन कंपनियों के बड़े अधिकारी, ये सब लोग इन्वॉल्व हैं। पूरी तरीके से लूट मचाई गई है, अपने जेब भरे गए हैं। और अगर इंडिपेंडेंट जांच हुई और आम आदमी पार्टी इंडिपेंडेंट जांच करवाएगी तो ये सारे के सारे लोग जो आज अखबारों के अंदर जिनके दलीलें, बयान, स्टेटमेंट्स, क्रेडिट लेने की होड़ फ्रंट पेज से लेकर लास्ट पेज तक, उनमें से कई लोग सलाखों के पीछे होंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि कुछ सवाल हैं जो आज बीजेपी और कांग्रेस से पूछे जाने चाहिए। सौरभ भाई उसका खुलासा करें। जैसा कि आशुतोष जी ने आपको बताया कि कल जब से ये खबर अखबार के माध्यम से चल रही है, भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की है इस पूरे कैग ऑडिट और इससे निकले हुए निष्कर्ष के अराउंड। इसलिए जैसा कि आशुतोष जी ने बताया, हमारे कुछ सवाल हैं, 5 सवाल भाजपा से हैं और 5 सवाल कांग्रेस से हैं। अगर वे इन सवालों का जवाब दें तो पब्लिक के मन में जो कन्फ्यूजन है वो पूरी की पूरी दूर हो सकती है। हमारे पहले सवाल भाजपा से हैं कि भाजपा का शासन दिल्ली में केंद्र सरकार के ज़रिए और केंद्र में, क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार थी, करीब 1 साल तक भाजपा का शासन दिल्ली में रहा। उस दौरान सीएजी ऑडिट को तेज़ कराने के लिए भाजपा ने क्या क्या कदम उठाए। हमारा दूसरा सवाल भाजपा से है कि उनके पावर मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल, जिनका ये कर्तव्य था कि सीएजी ऑडिट को जल्द से जल्द करा सके, बजाय इसके कि वो सीएजी ऑडिट कराएं, उन्होंने सीएजी ऑडिट का ही मजाक उड़ाया और कहा कि पावर कंपनीज़, क्या कोई भी कंपनी 8 साल से ज़्यादा कोई रिकॉर्ड नहीं रखती, इसलिए जो दिल्ली सरकार ने 2002 से ऑडिट कराई है
ये सिर्फ एक शगुफा है और ये ऑडिट नहीं हो सकती और इसका कोई नतीजा नहीं आ सकता। तो दूसरा सवाल हमारा पीयूष गोयल जी से है कि उनकी ऐसी क्या सांठगांठ थी कि वो डिस्कॉम्स की वकालत करने के लिए उतरे थे। हमारा तीसरा सवाल भाजपा से ये है कि ऐसे क्या कारण थे कि सीएजी को बार बार दिल्ली हाईकोर्ट में जाके कहना पड़ा कि सीएजी का कॉपरेशन डिस्कॉम्स नहीं कर रही हैं, डिस्कॉम्स अपने खाते नहीं दिखा रही हैं, अपनी अकाउंट बुक्स नहीं दिखा रही हैं, जो इन्फॉर्मेशन दे रही हैं वो भी पूरी नहीं दे रही है और उससे सीएजी ऑडिट होने में विलंब हो रहा है। ऐसा क्या कारण था कि उनके रूल के दौरान ये सारी कठिनाइयाँ सीएजी को आई। हमारा चौथा सवाल ये है कि ऐसा क्या कारण हुआ कि सीएजी को जुलाई में थक हार के लेटर माननीय एलजी साहब को लिखना पड़ा कि एलजी साहब के शासन के दौरान जब दिल्ली भाजपा के ही अंदर आती थी और भाजपा की ही सरकार केंद्र में थी, कि जुलाई में खुले शब्दों में सीएजी ने एलजी साहब को लिखा कि दिल्ली सरकार के बड़े बड़े 3 अफसर हमारी जांच को आगे नहीं बढ़ने दे रहे, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं डिस्कॉम्स में, इसके बावजूद डिस्कॉम्स हमको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, डिस्कॉम्स हमें गुमराह कर रहे हैं और ये अफसर उनकी मदद कर रहे हैं। हमारा पांचवा सवाल भाजपा से ये है कि भाजपा की दिल्ली यूनिट का क्या स्टैंड है, क्योंकि केंद्र सरकार आज भी दिल्ली को महंगी बिजली मुहैया करा रही है। इस पे बीजेपी का दिल्ली यूनिट का क्या स्टैंड है? कांग्रेस का क्योंकि कल कांग्रेस ने भी बहुत कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की, तो हमारे इसी तरीके से 5 सवाल कांग्रेस से हैं और उनसे निवेदन है कि अगर वे इसका जवाब दें तो जनता को स्थिति जो है स्पष्ट हो जाएगी। हमारा पहला सवाल ये है कि क्या ये तथ्य नहीं है कि कांग्रेस के बड़े नेता जो मिनिस्टर रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर रहे हैं, पी चिदम्बरम जी और कपिल सिब्बल जी, इन्हीं रिलायंस की डिस्कॉम्स को रिप्रेजेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि किराया जो टैरिफ है वो बढ़ा दिया जाए। हालांकि कोई भी वकील किसी के लिए भी पेश हो सकता है, मगर हाल ही में हमने देखा कि सुषमा स्वराज के परिवार के लोग जब ललित मोदी के लिए अपीयर हुए तो भाजपा ने, कांग्रेस ने इसके लिए बहुत सवाल उठाए कि ये प्रोप्राइटरी के सवाल हैं। तो मुझे लगता है कि ये प्रोप्राइटरी के सवाल हैं और इन सवालों का जवाब कांग्रेस को और कांग्रेस के भूतपूर्व मंत्रियों को देना चाहिए कि वो उन कंपनीज को क्यों रिप्रेजेंट करते रहे। दूसरा सवाल हमारा कांग्रेस से ये है कि क्या ये बात सच नहीं है, क्या ये तथ्य नहीं है कि कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन अभिषेक मनु सिंघवी डिस्कॉम्स के लिए अपीयर हुए हाई कोर्ट के अंदर कि सीएजी ऑडिट नहीं होना चाहिए, सीएजी ऑडिट न्याय संगत नहीं है। हमारा तीसरा सवाल कांग्रेस से ये है कि ऐसे क्या कारण रहे कि 5 अगस्त को जब डीईआरसी की पब्लिक हियरिंग हुई टैरिफ बढ़ाने के लिए, तो कांग्रेस का कोई रिप्रेजेंटेशन उस पब्लिक हियरिंग में नहीं था। कांग्रेस इस बात को एक्सप्लेन करे। हमारा चौथा सवाल शीला दीक्षित से ये है, शीला दीक्षित जी की सरकार से है, जो सरकार थी अब कांग्रेस पार्टी से है, कि ऐसा क्यों हुआ कि 10 साल 13 साल तक प्राइवेटाइजेशन के बाद भी शीला दीक्षित की कांग्रेस सरकार डिस्कॉम्स का सीएजी ऑडिट नहीं करा सकी। अगर हाईकोर्ट के अंदर कोई स्टे आ भी गया था तो ऐसे क्या कारण हुए कि वो स्टे को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं गए? क्या ये कोई मिलीभगत तो नहीं थी कि जाके थोड़ा स्टे ले आओ और उसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, आपको भी बहाना मिल जाएगा, हमको भी बहाना मिल जाएगा? और हमारा पांचवा सवाल कांग्रेस की सरकार से, जो कांग्रेस की सरकार थी और अब कांग्रेस की पार्टी से, ये है कि उन्होंने 15 साल के अपने रूल के दौरान ऐसे क्या कदम उठाए कि बिजली के दाम कम कराए जा सकें। दिल्ली में जिस तरीके से कानून और व्यवस्था की हालत है उस पर दीपक जी कुछ बताएंगे। दोस्तों, एनसीआरबी एक केंद्रीय एजेंसी है जो देश भर में क्राइम का डेटा इकट्ठा करती है और उसकी एनालिसिस करती है। आज मीडिया में खबर आई है कि कैसे बीते 1 साल में दिल्ली सभी मानदंडों पर देश की
रेप कैपिटल बन गया है। अगर प्रति लाख महिलाओं पर होने वाली रेप की घटनाओं का अगर एनालिसिस किया जाए तो जहां बाकी के जो मेट्रोज हैं, बड़े शहर हैं, वहां पर प्रति लाख महिलाओं पर रेप की दर जहां 0.5%, 1%, 1.5% है, दिल्ली में वो 24% है। अगर घटनाओं के हिसाब से, नंबर ऑफ इंसिडेंट्स के हिसाब से देखा जाए तो दिल्ली सबसे ज़्यादा रेप इस शहर के अंदर होते हैं। इसकी वजह क्या है? पिछले दिनों हमने ये भी देखा कि जब ये इशू कानून व्यवस्था का इशू, महिलाओं की सुरक्षा का इशू उठाया गया, दिल्ली सरकार और दिल्ली सरकार के तमाम इनिशिएटिव के बावजूद केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस ने ज़बरदस्त रेजिस्टेंस दिखाया। महिला सुरक्षा के इश्यूज़ के प्रति उन्होंने असंवेदनशीलता दिखाई। लेकिन ये आंकड़े आने के बाद क्लियर हो गया है कि जिस तरह मोदी जी की सरकार ने पुलिस का राजनीतिकरण किया, जैसे पुलिस को एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक वीपन के तरह इस्तेमाल किया, तो उससे दिल्ली पुलिस जो एक शानदार इंस्टीट्यूशन हुआ करती थी, वो अपने आप में कहाँ पहुँच गई है और दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर और महिला सुरक्षा की स्थिति क्या है। आप देखिए, अगर उन डेटा पे आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि बाकी शहरों के मुकाबले कई गुना रेप की फ्रीक्वेंसी दिल्ली में ज़्यादा है। इंसिडेंट्स 1800 इंसिडेंट से ज़्यादा क्रॉस कर गई हैं, जो किसी भी शहर के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। जो भी थोड़े स्टेप्स उठाए गए दिल्ली पुलिस की तरफ, अपनी राज्य सरकार की तरफ से, उनको दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई बहुत सहारा नहीं मिल रहा है। खासतौर पे आनंद पर्वत की घटना, जो कि एक महिला सुरक्षा के ऊपर एक बहुत बड़ा इशू था, उस पर पुलिस की जो संवेदनहीनता थी वो पूरे शहर ने देखी है। हम केवल ये दरख्वास्त करना चाहेंगे कि किसी भी तरह महिला सुरक्षा से किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। जब यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए थे उस वक्त, जब लोकसभा चुनाव हुए थे उस वक्त, दोनों वक्त नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं इस शहर को वचन दिया था कि महिला सुरक्षा से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। लेकिन जब हमने बसों में मार्शल्स बिठाने की कोशिश की गई, हमें महीनों संघर्ष करना पड़ा। जो हमारे अपने होम गार्ड्स थे वो दिल्ली पुलिस से हमको वापस लेने में, जब हमने सीसीटीवी कैमरा लगाने की कोशिश की थानों के अंदर, उस मुहिम को ख़त्म कर दिया गया। तो हम दरख्वास्त ये करते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा की हालत इस डेटा से, जो नया एनसीआरबी का डेटा आया उससे बहुत साफ हो गई है। और इससे पता लग गया है कि शहर, दिल्ली पुलिस चाहे कुछ भी क्लेम करे, केंद्र सरकार कुछ भी क्लेम करे, देश की सबसे खराब हालत अगर महिला सुरक्षा की कहीं है तो वो दिल्ली शहर में है। मुझे लगता है कि इससे आंखें खुलेंगी और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई राजनीति नहीं होगी और संवेदनशीलता केंद्र भी दिखाएगा और दिल्ली पुलिस भी दिखाएगी।